अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टीशियोमेट्री और आज के इस लेक्चर में हम स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे स्टीशियोमेट्री क्या चीज़ होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। आप लोगों ने इससे पहले बहुत शायद ही किसी स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारे 9th और मैट्रिक करिकुलम में कोई इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है ये टॉपिक। हाँ, ओ लेवल्स के अंदर थोड़ा बहुत इसका टच मौजूद है, स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप और उसके कैलकुलेशंस का। लेकिन आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द रॉ स्टार्ट करेंगे कि स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हमारे पास क्या होते हैं। तो अपना मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं स्टीशियोमेट्री की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन हमारे पास क्या है। ये जो वर्ड हमारे पास स्टीशियोमेट्री है, ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ है, कैसे आया है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड है स्टीशियन, जिसका मतलब होता है हमारे पास एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। बिल्कुल वैसे जैसे जियोमेट्री है, जियो का मतलब हमारे पास होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जैसे अर्थ मेजरमेंट को ज्योमेट्री कहा जा रहा है, सिमिलरली हमारे पास जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट है कि कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में मौजूद है, उसकी क्या तादाद है, उसके एक्चुअल सब्सटेंसेस कितनी तादाद में मौजूद है, अमाउंट है, मेजरमेंट्स हैं, इनको हम स्टीशियोमेट्री कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर हम स्टीशियोमेट्री को देखें तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, इसको किसी पैरामीटर्स के ऊपर रख के डिफ़ाइन होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पे स्टीशियोमेट्री क्या है। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ की कितनी क्वांटिटी है। यानी लेट सपोज आपके पास अगर आपने रिएक्टेंट ए लिया है, इसका इतना मास है, तो उसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो बनेगा बी, वो कितना बनेगा। तो रिएक्टेंट ए से बी आपके पास जो फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर जो वैल्यू डील हो रही है, या जो कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, ये सब हमारे पास स्टीशियोमेट्री के अंदर काउंट होता है। लेकिन सिर्फ इतना आसान सा नहीं है, मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो है, लेकिन कैसा है, इसके कुछ ख़ास पैरामीटर्स हैं। जैसे ये कहता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके दरमियान में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके दरमियान में हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करना है इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बात याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन भी होना चाहिए, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उसके हमारे पास इक्वेशन भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो फिर हम स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। और अगर आपके पास इसके कोई इक्वेशन नहीं है, तो इक्वेशन के बगैर स्टीशियोमेट्री सॉल्व नहीं हो सकती। यानी बुनियादी तौर पे होता है क्या है, अगर हम लोग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को समझें, तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो सकता है दुनिया का, आप किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को जब हम सॉल्व करते हैं, स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना पड़ेगा। उससे पहले हम मूव करते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स हैं स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में? मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। किस टाइप के रिलेशनशिप हैं, कैसे काम करते हैं, आए हम आज के लेक्चर के अंदर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फोकस्ड बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान से पैरामीटर्स हैं, अगर समझ में आ जाएंगे तो बड़ी इजीली आप इस सबको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या कह रहा है, मास मास रिलेशनशिप। कहता है मास मास रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम किसी भी अननोन का मास मालूम करते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, फ्रॉम द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। जो भी हमें मास दिया गया, मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरे पास रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो उसकी मदद से मैं प्रोडक्ट का मास मालूम कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास
प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो मैं रिएक्टेंट का मास मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों सूरतों में मास ही मालूम हो रहा है। यानी अगर एक तरफ आप देखें तो रिएक्टेंट का भी मास है, प्रोडक्ट का भी मास है, तो दोनों तरफ क्योंकि मास ही मालूम हो रहा है तो इसीलिए ये मास मास रिलेशनशिप कहलाता है कि एक वैल्यूज़ जो है एटलीस्ट वन जो वैल्यू है बेटा वो आपको क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो आपके पास अननोन होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो अननोन की मदद से हम क्या करते हैं, ये इसको ऐसे समझ लें कि नोन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हमारे पास कि हम किसी नोन की मदद से अननोन को निकाल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं केमिस्ट्री में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट मास मास रिलेशनशिप, तो इसमें जो चीज़ नोन है वो भी हमारे पास मास है, और जो चीज़ हमारे पास अननोन है वो भी हमारे पास क्या है बेटा, वो भी हमारे पास मास है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास मास मास रिलेशनशिप की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, इनको सर सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल आपको सिखाएंगे इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले आप इसका एक माइंडसेट डेवलप कर लें कि मास मास रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ का मास दिया गया उसी की मदद से आप प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन शर्त क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो कोई खाने की चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप 2 किलो गोश्त लेके आ गए, आप उससे बिरयानी बना रहे हैं। अब आप बोलें सर आप इससे स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप निकाल के दिखाएं, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल काम आपने बता दिया है। इसकी वजह ये कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑल दो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑल दो कुकिंग एंडोथर्मिक होते हैं, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन इक्वेशंस तो नहीं है। इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट में से एक है स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में, याद रखिएगा। तो बिल्कुल अगर हम इसको मुख्तसर करें, आसान करें, तो मास मास रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमें अननोन भी मास होता है और नोन भी मास दिया जाता है, और इनकी मदद से हम कैलकुलेशंस को करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी बिल्कुल आज की क्लास में आपको सिखाया जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं। दूसरा रिलेशनशिप जो हमारे पास है स्टूडेंट, वो है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको भी आप ज़रा समझ लें कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी हमारे पास एक्सप्लेन करने के कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब जो इनकी इवेल्युएशंस हैं उसको ज़रा देखते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास या तो अननोन मास दिया जाएगा या वॉल्यूम दिया जाएगा, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, और उसकी मदद से हम लोग गिवन मास या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम हमारे पास कैसे दी गई है। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया गया है ए और उससे हम लोग बना रहे हैं बी। अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो मुझे रिएक्टेंट का मास दिया जाएगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना होगा, या रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाएगा, प्रोडक्ट का मास निकालना होगा। तो ये दोनों कंडीशंस इस पे अप्लाई हो सकती हैं, और या तो हम रिएक्टेंट के ऊपर रख के सॉल्व करेंगे या प्रोडक्ट के ऊपर। इट डिपेंड्स, ये फ़र्क पड़ सकता है। ज़ाहिर है इसके कैलकुलेशन से कुछ पैरामीटर डिसाइड करें साइंसदानों ने, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है आगे चल के। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर क्या हो रहा होता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमारे पास रिएक्टेंट का मास होगा तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम, अगर प्रोडक्ट का मास है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम, इसीलिए इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम जो होता है रिएक्टेंट का दिया जाता है या प्रोडक्ट का दिया जाता है, और जिसका नहीं दिया जाता उसका मालूम कर लेते हैं। मतलब ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ऐसे रिलेशनशिप्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। कि गैसेस पे भी अप्लाई हो सकते हैं, लिक्विड पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। 2 लीटर पानी दिया गया है, उससे कितने लीटर शरबत बनेगा, लेकिन वही मसला है कि शरबत की केमिकल इक्वेशंस नहीं है, तो इसलिए तो हम उसको फॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें बड़ी वेरिएशन में हैं। हमें पहले देखना पड़ेगा साइंटिफिक पैरामीटर्स क्या होते हैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो अब तक हमने आपको क्या बताया, अब तक हमने आपको ये बताया कि हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये तमाम रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टीशियोमेट्रिक को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। दो तरह की अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिटरी मेथड, सेकंड वन इज़ मोल मेथड। अब क्या होता है यूनिटरी मेथड, क्या होता है मोल मेथड, आए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की, तो यूनिटरी मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। जिसमें हम क्या करते हैं, पहले सिंगल यूनिट को सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहला काम ये है कि सिंगल यूनिट को सॉल्व किया जाएगा एंड देन फाइंडिंग द नेसेसरी वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल यूनिट वैल्यू, और उसके बाद जो नेसेसरी वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज हमने 1 दर्जन यानी 12 केले परचेज़ करे 120 रुपये के। मैं आपसे पूछूं 3 की कीमत बताएं, तो आप फ़ौरन बता देंगे सर 3 केले की कीमत होगी 30 रुपीज़। लेकिन इसको और आसान करें ना, अगर हमने 12 परचेज़ करें, अगर बेटा हमने 12 परचेज़ करें 120 के, तो एक की प्राइस मालूम कर लें। तो एक की प्राइस कैसे मालूम करेंगे, 120 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक की प्राइस आ गई हमारे पास 10। अब हमें कितने मालूम करने थे, 3। तो जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब है 30 वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। जब भी यूनिटरी मेथड की बात होती है हमेशा एक के ऊपर काम होता है, 1 के ऊपर। अच्छा लेट्स सपोज अगर मेरे पास चेयर्स हों, मैं 10 चेयर परचेज़ करी 10,000 रुपये की फॉर एग्जांपल। एक बच्चा मुझसे आगे पूछा सर मुझे बताएं मुझे 3 चेयर्स ख़रीदनी है कितने की मिलेंगी, तो मैं एक की कीमत उसको बता दूंगा। मैं बोलूँगा बेटा अगर हम 10,000 को 10 से डिवाइड करें यू विल गॉट द आंसर। क्या आंसर आएगा आपके पास, 1000। आपको कितनी मालूम करनी थी, 3 या 4, जो भी आपको परचेज़ करनी, लेट्स सपोज 4 परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ 4000। तो सबसे पहला काम यूनिटरी मेथड है। आपको जितना अच्छा यूनिटरी मेथड आएगा आप उतनी अच्छी कैलकुलेशंस कर पाएंगे इन पूरे स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यूनिटरी मेथड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है डेट इज़ द मोल मेथड। मोल मेथड में क्या होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है, हर कोई सीख सकता है, समझ भी सकता है। गौर से देखें, अगर मैं बात करता हूँ मोल की, तो मोल मेरे पास किसके बराबर होगा, मोल मेरे पास बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास के। अच्छा अब अगर मैं आपको सवाल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मोल की वैल्यू बता दूँ, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पे मैंने बोला H2O का इतने मोल्स हैं, तो अब H2O के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करके इजीली मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली अप्रोच यही होती है मोल मेथड के अंदर, आप मोल्स को फाइंड आउट करना, निकालना आना चाहिए सबको। किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारी इससे पहले लेक्चर वीडियो मौजूद है मोल की, आप वो देखें, चैप्टर के स्टार्टिंग में मौजूद है, ताकि आपको मोल का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दूसरा एक और फार्मूला होता है मोल का। मोल हमारे पास किसके बराबर होता है, मोल हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। अब क्योंकि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम है, तो मोलर वॉल्यूम जिसको मैं Vm भी लिखता हूँ, मोलर वॉल्यूम भी लिखता हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा कि मोलर वॉल्यूम जो है ना ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास फ़िक्स रहती है, और वो फ़िक्स वैल्यू कितनी है, 22.4 dm³। इसको हम 22.4 लीटर भी बोलते हैं, 22.4 dm³ भी बोलते हैं। तो वेदर यू यूज़ लीटर और वेदर यू यूज़ dm³ बोथ आर द सेम थिंग, बस सिर्फ छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क भी समझते जाएं आज की क्लास के अंदर कि हमारे पास ये जो लीटर है ये कमर्शियल यूनिट है और जो dm³ है वो लेबॉर्ट्री यूनिट है। दोनों को सेपरेट किया गया है ताकि हमारे पास कन्वेंशनल नेमिंग्स में आसानी हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो जो भी हम सेंस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा अगर हमारे पास किसी चीज़ का मोल दिए गए हो, मोलर वॉल्यूम तो फिक्स है, तो आप फ़ौरन क्या निकाल सकते हो, उसको वॉल्यूम निकालना बहुत आसान सा है। जो भी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है इसको आप मोल से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोल मेथड में बुनियादी तौर पे हम यही कर रहे होते हैं कि मोल्स की मदद से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगेन इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसी दी गई है। जिस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी फिर हम उसको उस तरह के सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों मैथमेटिकल अप्रोचेस यानी यूनिटरी मेथड और मोल मेथड हर क्वेश्चन में तकरीबन अप्लाई हो रहे होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं ये अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इनको अप्लाई करना भी तो एक आर्ट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए।
अब ज़रा गौर से देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 मैं आपको तीनों क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपकी एक सेंस डेवलप हो जाए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अच्छा सर, इनके इन्हेंस लेक्चर्स या इसके अपर लेवल के क्वेश्चंस मौजूद नहीं हैं? बिल्कुल है। जब हम इसके बाद इसका एक और इसी जैसा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर आएंगे तो फिर हम इसी टॉपिक को और आगे लेके बढ़ेंगे। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले समझना पड़ेगा स्टीशियोमेट्री को, और स्टीशियोमेट्री से ही पहले मोल्स को, मोल्स, स्टीशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सीक्वेंस है जो फॉलो होती है। आपको इसी तरीके से चीज़ों को रखें तो इंशाल्लाह आपको बड़े आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन CaCO3 दिया हुआ है और उसका जो मास दिया गया है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो दिया गया है 50 ग्राम। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ज़रा सवाल को दोबारा समझें। सवाल कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। डेट कैन बी ऑब्टेन बाई कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम, और इसका मास आपके पास कितना दिया गया, 50 ग्राम दिया गया। तो अब आपको कुछ ऐसा करना है कि इन 50 ग्राम की मदद से आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट कर लें। तो अब कैसे किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है स्टूडेंट, जो हम लोग करते हैं, वो काम क्या होता है, वो काम ये होता है कि हम डेटा को बनाते हैं। तो डेटा जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा में 2 ही चीज़ें आ रही हैं, ज़ाहिर है दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास गिवन है। अगर हम इसको गिवन देखें तो गिवन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गिवन में हमारे पास है मास ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लिखें, CaCO3 लिखें, एक ही बात है। बस आपने लिख दिया कि इसका मास हमारे पास कितना दिया गया, 50 ग्राम दिया गया। अगला काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड पे आते हैं। और जब भी हम लोग रिक्वायर्ड पे आएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ है, वॉल्यूम। तो हम लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ, सॉरी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मास ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे कि हमें अगला काम क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। लेकिन अब जो मास फाइंड आउट करेंगे वो किसका करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास आ गया अननोन, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि मास ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हमें दिया गया। ये आ गया डेटा, 2 चीज़ें मौजूद हैं। अब सॉल्व करने की अप्रोच है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्टेप में ये सवाल सॉल्व होगा। पहला काम क्या करेंगे, ये जो मास दिया गया इसके मोल्स निकालेंगे, फिर मोल्स को कंपैरिजन करेंगे, फिर मोल की मदद से जो भी हमारे पास फाइंड आउट करना है, यानी मास फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट किया जाएगा। ये 3 स्टेप कैसे होते हैं, अब इसको हम ज़रा देखते हैं आगे के अंदर। सबसे पहला काम तो है मोल निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से मोल्स निकालने आने चाहिए। नहीं आते तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास, ये हमारे पास फॉर्मूला है मोल को निकालने का। और से देखें होता क्या है, ये हमारे पास है मोल। बेटा मास की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, मास की वैल्यू है 50। मोलर मास कितना होता है, 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सर आपने कैसे कैलकुलेट किया, बेटा बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा यहाँ पे आ गया कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास है हमारे पास 40, कार्बन का मास है हमारे पास 12, ऑक्सीजन का मास है 16। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ग्राम लिखें, AMU लिखें, अभी इस पे बहस नहीं है, बस आप या ग्राम पर मोल लिखें। आप बस डायरेक्ट ये वैल्यू सही निकाल लेंगे, आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप बड़े आराम से सोल्यूशन को सॉल्व कर सकेंगे। गौर से देखिए मेरे बेटा, ये मोल हो गया मास अपॉन मोलर मास, मोल बराबर है 50/100। सॉल्व करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, डायरेक्ट आएगा 0.5 मोल्स। अब आप देखिए आपके पास 0.5 मोल वैल्यू आ गई है। ये अब तमाम बच्चों को याद होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसीलिए हमें इसको चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम लोग सवाल के दौरान जब करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ना याद रखनी पड़ती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। सर ये याद कैसे रखी जाती हैं, ज़ाहिर है अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये तमाम बातें सिखाते जाएंगे। तो गौर से देखें, सबसे पहला तो काम हो गया, मोल्स निकल के आ गए। अब है मोल कंपैरिजन। सर ये मोल कंपैरिजन समझाएं, बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया और आ ही जाएगा इंशाल्लाह। गौर से देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं यहाँ पे 1, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं 1। अब हम क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखें जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल लिख दूँगा कि 1 मोल
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, अगर हमारे पास 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये हमारे पास क्या देगा हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इससे कितने मोल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? 1 मोल बनेंगे। जब हम यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो तब भी हम लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड में भी यही कुछ होगा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, यूनिटरी मेथड में हर चीज़ 1 पे आ जाती है, यानी ये वाला जो 1 है ये 1/1 हो जाएगा, मोल ऑफ CO2। हमारे पास कितना मास दिया गया है या कितने मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के? तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल्स कैलकुलेट हुए, मैंने कहा था आपने याद रखने, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, 0.5 मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इससे हमारे पास 0.5 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1, वो एक ही बात हो जाएगी, यानी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.5 मोल्स आ जाएंगे। तो आप सिंपल लिख सकते हैं 0.5 मोल्स ऑफ CO2। ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने मोल्स आ गए? 0.5 मोल्स आ गए, यानी आपने मोल्स को कंपेयर करना है। अगेन एक दफ़ा दोबारा समझ लें ताकि कोई परेशानी ना हो। जो गिवन मोल्स होते हैं हम उनसे पहले रेशोज़ को फाइंड आउट करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो हमने सिंपल लिख दिया 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम यूनिटरी मेथड में लेके जाते हैं और 1 मोल को सॉल्व करते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू दिस वन, ये हमेशा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, और जो गिवन वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी पहले से, उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए। अब हमें तो क्या करना था? मास निकालना था। तो मास कैसे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? और से देखें, मोल किसके बराबर आ गया? मोल बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। याद रखिएगा, अब जो मैं मोलर मास पुट करूँगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट करूँगा, और मोल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है 0.5। मुझे मास मालूम करना है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। सर ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? आप भी कर सकते हैं, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। बेटा कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 44 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 44 आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 से, तो सिंपल ये आ जाएगा मास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44। बेटा जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 ग्राम। आप देख सकते हैं आपके पास ये जो एक मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हम पता चल गया इसकी वैल्यू 22 ग्राम है। इसको हम एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक माइंडसेट तरीके से भी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम होता तो हमारे पास CO2 44 ग्राम होता, अगर इनके मोलर मासेस देखे जाएँ। तो जब ये वैल्यू हमारे पास कर दी गई 50, तो ये वैल्यू भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? हमारे पास 22 हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है हर दफ़ा ये मेथड इस तरह अप्लाई नहीं होता। इस पर्टिकुलर केस में तो ये मेथड बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो गया, लेकिन हर दफ़ा ये मेथड इस तरीके से अप्लाई नहीं होता होगा। इसीलिए हमें यूनिटरी मेथड्स या ये जो पूरे स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है ये हमें फाइंड आउट करने पड़े, इनको डिज़ाइन करना पड़ा, अदरवाइज़ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर रिलेशनशिप उसी तरीके से है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या चेंज है। कहता है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट दिया गया, उसका मास कितना दिया गया? 49 ग्राम। आगे कहा जाता है ऑन हीटिंग, इसको हीट किया गया कम्प्लीटली टू पोटेशियम। इसको जैसे ही हीट किया गया हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड KCl आ गया विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इसमें से हमारे पास ऑक्सीजन गैस क्या हो गई? लिबरेट हो गई। कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। आप देखें सवाल में आपको मास दिया गया है और फाइंड आउट क्या करने को कहा जा रहा है? वॉल्यूम निकाल के दिखाएं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप कौन सा दिया गया है, क्योंकि रिलेशनशिप ही तो इम्पॉर्टेंट है, वो आप फाइंड आउट करें तो आपको खुद ब खुद सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके डेटा की तरफ चले जाते हैं। 2 चीज़ें दी गई हैं, दोनों चीज़ें मेंशन कर लें। इधर लिख लेते हैं हमारे पास जो है मास ऑफ KClO3 दिया गया है पोटेशियम क्लोरेट, और वो कितना दिया गया है? 49 ग्राम दिया गया। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दी गई है? वॉल्यूम। ये हमें फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो हमें रिक्वायर्ड है। अब चाह रहे हैं तो आप इसको अलग अलग कर लें ताकि आपको डिस्टिंक्शन याद रहे कि एक गिवन है हमारे पास और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड है। तो गिवन हमारे पास क्या दिया गया? मास दिया गया KClO3 का 49 ग्राम, और हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है CO2 का
वो फाइंड आउट करना, यानी वॉल्यूम इसलिए दिया गया सवाल में कि वो आप कैलकुलेट करके बता दें। अब कैसे सॉल्व करेंगे? वही 3 पैरामीटर्स हैं जो मैंने पिछले आपको एग्जाम्पल में बताए हैं, जो पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। पहला काम आप मोल निकाल लेंगे, दूसरा काम आप इसे कंपेयर करेंगे, और तीसरा काम आपको अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। सर अब ये कैसे होगा? अभी देख लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बड़े आसानी के साथ ये कैलकुलेट हो जाएगा। ज़रा गौर से देखें। सबसे पहला तो काम है मोल निकाले जाएं। तो मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? बहुत आसान है। मोल किसके बराबर हो जाएगा? मोल हमारे पास बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास के, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू है मास की उसको हमने पुट करना है, और जो भी वैल्यू है हमारे पास मोलर मास की हम उसको भी पुट डाउन करेंगे। अब मास की वैल्यू कितनी दी गई है? आपने खुद देखा, हमें मास की वैल्यू 49 ग्राम दी गई है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ये वैल्यू से आप जजमेंट करेंगे। मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा KClO3 का, पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, और ऑक्सीजन कितना होता है हमारे पास? 16 होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 122.5। तो आप देखें ये आ गया 122.5। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.4 मोल्स। तो यहाँ से ये वाली बात वेल इस्टेब्लिश हो गई कि पोटेशियम क्लोराइड के जो या पोटेशियम क्लोरेट के जो हमारे पास मोल्स निकल के आए वो 0.4 मोल्स निकल के आए। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब हम मूव करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसमें हम कंपेयर करेंगे। अब इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख रहे हैं ये 2 लिखा है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और 3 लिखा है ऑक्सीजन के साथ। हमें ऑक्सीजन और इसमें इंटरेस्ट है, इसकी वजह ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का तो जिक्र ही नहीं हुआ। एक बात और याद रखिएगा, स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। देखिए जिस चीज़ के बारे में सवाल वाले ने आपको नहीं बताया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप उसके अंदर कुछ देखें क्यों है कैसे है। अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा उसको उसी अंदाज से देखना है। उसका विज़न भी वही होना चाहिए आपका देखने का कि हमें इसके अंदर मैथमेटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आप गौर से देखिए, मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2। तो आप देखिए हमने यहाँ लिख भी लिया ये वाली बात कि अगर हमारे पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स, ये क्या देंगे हमें? 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा? 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। 1 मोल हमेशा ये वाली लाइन लिखी जाएगी, याद रखिएगा। तो इसको मैं एक ही दफ़ा ग्रीन कलर से डोनेट कर लेते हैं, किसी से भी कर लें, उससे तो इशू नहीं है। 1 मोल ऑफ KClO3 अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ KClO3 का फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ O2। अब क्या करना है? अब आना है गिवन मोल्स के ऊपर। तो गिवन मोल्स अभी हमने कैलकुलेट करे थे, 0.4 मोल्स आए थे KClO3 के। तो ये हो जाएगा 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स क्या देगा? ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 मोल्स ऑफ O2। आप देख सकते हैं हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए, और इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है? 0.6 मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के। ये वैल्यू आपने अच्छे तरीके से क्या करनी है बेटा? याद करनी है। याद करने का मतलब ये कि अब इसी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि मोल्स आ गए हैं। अब हम इसी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल हमारे पास किसके बराबर होते हैं? मोल बराबर होता है हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। मोल की वैल्यू है 0.6, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पहले से याद है 22.4, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 13.44 dm³। अच्छा, आप लीटर भी लिख सकते थे, dm³ भी लिख सकते थे, जैसा आपका दिल करे, लेकिन हम सारा काम क्योंकि dm³ में ही लेके चलते हैं। लेबॉर्ट्री की बात है, ज़ाहिर है केमिस्ट्री है तो यहाँ लैब ग्रेड यूनिट इस्तेमाल होंगे, तो इसीलिए हम लोग dm³ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कभी कभी लीटर भी आ जाता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया। ये 3 बातें याद कर लें, हिफ्स कर लें कि पहले आपने मोल्स निकालने, फिर आपने उनको कंपेयर करना है, फिर जो चीज़ आपको कही जा रही है या तो वॉल्यूम कहा जाएगा या तो मास कहा जाएगा, उसको फाइंड आउट कर लें। चाहे मास मास रिलेशनशिप हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, यही चीज़ें यही तरीक़ेकार फॉलो होते हैं। लेकिन
वॉल्यूम वॉल्यूम में एक आसानी है, उसमें ये है कि डायरेक्ट आप बस कंपेयर करके सॉल्व कर दें और कोई स्टेप भी ना करें। मतलब एक तरह से डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो वो हमारे पास हो जाता है बड़े आराम से वॉल्यूम के केस में। सर वॉल्यूम का केस डिटेक्ट कैसे होगा, फाइंड आउट कैसे किया जाएगा कि ये वाला जो केस है ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का है? बहुत आसान है, आप पढ़ लेंगे पता लग जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम निकालना है CO2 का, इसका वॉल्यूम निकलेगा। डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस। अगर हमारे पास ब्यूटेन गैस जो है वो कितना दिया जाएगा, 50 dm³ दिया गया है, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। दो वॉल्यूम्स हैं, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि मेरे पास डेटा के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन दिया गया है। अब ब्यूटेन जो है अगर मैं उसकी बात करूँगा तो ब्यूटेन मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 dm³ आ जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हम वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ एक चीज़ को गिवन और एक को रिक्वायर्ड लिख लूँ तो ठीक है, ये बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। एक हमारे पास गिवन हो जाएगी चीज़ और दूसरी चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगी। करेंगे कैसे सॉल्व, इसका मेथड थोड़ा सा चेंज भी है, आसान है बिल्कुल। अगर आप इस पर ज़रा सा भी फोकस करेंगे तो आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। आप बस डायरेक्ट dm³ लिखेंगे, यानी 2 मोल और dm³ एक जैसा रिलेशनशिप होता है, इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ज़रा गौर से देखिए, आपको बात समझ में आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 2 को 2 मोल नहीं लिखूँगा, बस डायरेक्ट लिख दूँगा 2 dm³ ऑफ C4H10 गिव्स या यील्ड, जो भी आप वर्ड लिखें, गिव्स हमारे पास ब्यूटेन की मदद से CO2 निकालना है, तो 8 dm³ ऑफ CO2, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 dm³ वाली लाइन लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 dm³ ऑफ C4H10 गिव्स, या आप इसके आगे आप इज इक्वल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, गिव्स 8/2 dm³ ऑफ CO2। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमें उसको फाइंड आउट करना है। कितना dm³ दिया गया है, 50, तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया 50 dm³ ऑफ C4H10 गिव्स, ये हो जाएगा 8/2 मल्टीप्लाई बाय 50 dm³ ऑफ CO2। तो बेटा जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान सा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और फिर 5 × 4 हमारे पास 200 dm³ आ जाएगा। तो हम बस डायरेक्ट लिख देंगे 200 dm³ ऑफ CO2। आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप सॉल्व कर दिया। वॉल्यूम वॉल्यूम में आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, मतलब बस डायरेक्ट जो भी आपके पास मोल्स दिए हुए हैं वो एक्चुअल में उतना ही dm³ दिया हुआ है, तो जैसे हम उसको रखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर कि कैसे हमारे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने इन सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वैसे तो इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये आप ख़ुद करें, डू इट योरसेल्फ, ताकि अपने पर फोकस्ड करें। अब जो चीज़ हमने पढ़ाई है वही सब कुछ मौजूद है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस हैं, अपग्रेडेशंस हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।